नमस्कार, मैं हूं अनिल लोढ़ा और फर्स्ट इंडिया के इस खास कार्यक्रम पेनल्टी कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। मुझे वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कई बार रिकॉल करनी पड़ती बहुत सी चीज़ें। मैं 1976 से पत्रकारिता में हूँ। राजस्थान पत्रिका से लेकर दैनिक भास्कर तक, जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, कई मुकाम से गुजरता हुआ मैं अपने अखबार सुनहरा राजस्थान तक पहुँचा। भास्कर टीवी से ईटीवी होता हुआ फिर अपने चैनल एवन टीवी को खड़ा करने के बाद अब आज यहाँ फर्स्ट इंडिया के प्लेटफॉर्म पर आपसे मुलाकात कर रहा हूँ, आपसे रूबरू हूँ, आपसे मुखातिब हूँ। चूँकि ये मेरा पैशन है राजनीति को हथेली की रेखाओं की तरह पढ़ना, जांचना और उनके आधार पर अपनी कुछ भविष्यवाणी करना, अपना कुछ विश्लेषण करना। इसी के लिए आप लोग मुझे जानते हैं। ख़ास तौर पर 2008 में जब ईटीवी में मैं और जगदीश चंद्रा साथ साथ थे, उस समय से ईटीवी घर घर की कहानी बना। हमारे उस एक कार्यक्रम से जो चुनाव का था, चुनाव एक्सप्रेस, एक रेलगाड़ी हमने बनाई थी। और उसके बाद से लेकर आज तक कितनी नावों में कितनी बार ये सवाल मेरे से लोग कर लेते हैं। 10 साल में नवभारत टाइम्स में रहा, 10 साल भास्कर में रहा। तो मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई हमारी तरह ज़िंदगी भर सफ़र में रहा। तो मैं एक यायावर किस्म का पत्रकार, जिसने मीलों सड़कें नापी है, हज़ारों लोगों से मिला है, कितनी घटनाओं से रूबरू हुआ है, अपने ज़िंदगी को, समाज को, सबको खुली किताब की तरह से पढ़ने का आदी, एक बार फिर 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव को एक और खुली किताब की तरह पढ़ने की कोशिश में आपसे मुखातिब हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि एक शेर मुझे याद आ रहा है, हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। तो आज मैं इस नई दिशा में नई तरफ चल पड़ा हूँ और एक रास्ता बनेगा। नवंबर दिसंबर जब चुनाव होते हैं, नतीजे आते हैं, तब तक मैं आपसे लगातार रोज़ की घटनाओं को लेकर, व्यक्तित्वों को लेकर, राजनेताओं की सोच को, उनके क्रिएशन को, उनके एक्ट को लेकर, पक्ष में, प्रतिपक्ष में, घात में, प्रतिघात में क्या क्या घट रहा है पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे, सबको आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2008 में जिस तरह सरस्वती ने मेरी जिह्वा पर बैठकर सब कुछ वो बताया था जो बाद में घटित हुआ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ईमानदारी से उसी माँ सरस्वती को आहूत करूं और उसी सत्यनिष्ठा के साथ आपके समक्ष समीक्षा प्रस्तुत करूं, जानकारियां प्रस्तुत करूं और नीरशीर विवेक से आपके सामने तर्क रखूं। तो चलिए आज बात करते हैं हम सबसे बड़ी बात पर। सबसे बड़ी बात आज की है कांग्रेस के भीतर का अंतर्कलह। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुमत के धनी, बहुमत के स्वामी, ढेरों योजनाओं का अंबार लगाकर एक बार फिर से सरकार रिपीट करने की बात कहीं नहीं, दावा कर रहे हैं। क्योंकि उन पर जो सबसे ज़्यादा लांछन लगाया था ये कि जब भी वो सरकार में आते हैं, अगली बार पार्टी बुरी तरह पराजित हो जाती है। इसलिए इस बार उनका दावा है कि वे न केवल सरकार को, पार्टी को फिर सत्ता में लेके आएंगे, बल्कि निश्चित तौर पर वो अच्छे बहुमत के साथ जीत के आएंगे। लेकिन सचिन पायलट हैं, जिनके अध्यक्ष होते हुए कांग्रेस ने चुनाव जीता था और विधायक दल में भले ही शुरू से आज तक अशोक गहलोत का बहुमत रहा है, एस्टेब्लिश्ड है फैक्ट। लेकिन जो कहना है सचिन पायलट के खेमे का कि पायलट साहब अध्यक्ष थे और उनकी मेहनत की वजह से हम सत्ता में आए हैं, कांग्रेस सत्ता में लेके आए हैं, हमें मेहनत का प्रतिफल नहीं मिला। हालांकि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया था, पीसी चीफ भी वो रहे उसके बाद में लगातार, लेकिन वो मानते हैं कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर दावा सचिन पायलट का था, उन्हीं की मेहनत से वो जीत के आए, ऐसा उनका परसेप्शन है। दो बातें होती है, एक होती है जिसका मूर्त रूप होता है जीवन में,
जिसको आप देख सकते हैं, गिन सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जान सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। और एक बात होती है अमूर्त, सिर्फ परसेप्शन। अशोक गहलोत के पास जो विधायक दल का बहुमत पहले दिन से था, वो मूर्त, गिनने योग्य, साबित करने योग्य, उल्लेखित करने योग्य, और जो परसेप्शन है कि हमारी वजह से, पायलट साहब की वजह से जीते, वो एक अमूर्त धारणा है। उसका कोई आकार नहीं है, उसको गिना नहीं जा सकता, रेखांकित नहीं किया जा सकता। वो परसेप्शन है कि वो अध्यक्ष थे, उन्होंने जी तोड़ मेहनत की, इसमें कोई दो राय नहीं, मेहनत बहुत ज़बरदस्त की थी। तो वो उसको कभी रेखांकित नहीं कर सकते कि जो कुछ उन्होंने मेहनत की उसको जोड़ बाकी गुणा भाग में किसी तरह बता पाएँ, ऐसी स्थिति उस चीज़ की है नहीं। इसलिए हमेशा जो आंकड़ा है अशोक गहलोत के पक्ष में, ज़बरदस्त उनके पक्ष में, वो आंकड़ा हमेशा बलवती रहता है। और जिस तरह की मानेसर की बगावत हुई, उसके बाद यहाँ पर सितंबर में जो हुआ, कई बार बनते बनते मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, ऐसा उनके समर्थक कहते हैं कि आलाकमान ने तय कर लिया, एक लाइन का प्रस्ताव पास करो, पर प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। तो ये जो एक विवाद है, ये कांग्रेस की चुनाव संभावनाओं को बुरी तरह धराशायित कर रहा है, बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। और लोगों में ये धारणा बन गई है कि अगर कांग्रेस एक होकर नहीं लड़ेगी तो वापस सत्ता में नहीं आ सकती। भले अशोक गहलोत ने इतनी योजनाएं लागू कर दी, इतना जनता को लाभ पहुंचा दिया, उस पर मैं फिर किसी दिन बात करूंगा आपसे, और वो उसकी क्रियान्विति के लिए प्रयासरत हैं, कैंप लगा रहे हैं, महंगाई विरोधी कैंप लगा रहे हैं, 500 रुपये में सिलेंडर देना 78 लाख परिवारों को, 25 लाख का मुफ्त इलाज है, ढेरों गिना नहीं जा सकता इतनी योजनाएं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड उन्हीं की पार्टी का एक वर्ग, खेमा, सचिन पायलट और उनके साथी निरंतर उन्हें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आलाकमान कभी इन्हें भेजती है, कभी उन्हें भेजती है, कभी प्रभारी बदला जाता है, नया प्रभारी आ जाता है, फिर वेणुगोपाल को जिम्मेदार सौंपा जाता है। मेरा तो ये एक असेसमेंट है कि जितना लंबा ये विवाद चलेगा, उतनी ही कांग्रेस की संभावनाएं जीतने की वापस कम होती चली जाएंगी। जो कहना है आलाकमान को, डू एंड डाई, एक बार करो और मरो। एक वाक्य हमने बचपन में जो हिंदी के टीचर थे वो बताते थे कि कोमा का क्या महत्व है। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, कोमा का महत्व रोको मत जाने दो। अगर रोको पे लगाया, जो शायद कहते हैं आलाकमान ऐसा चाहता है कि रोको मत जाने दो, और दूसरा वर्ग कह रहा है रोको मत, कोमा जाने दो। तो ये कोमा है वो कहाँ लगना है? राजस्थान की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में ये एक ही सेंटेंस है जो कहानी पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर सकता है। रोको मत जाने दो या रोको मत जाने दो। क्या होना है ये भविष्य के घर में छुपा है। हम आज नहीं कह सकते कि ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि चुनाव अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। अशोक गहलोत ही कांग्रेस को लीड करेंगे। अब उनको इतनी बार कहने के बाद भी अगर वो सचिन पायलट को अकोमोडेट करने को तैयार नहीं होते हैं, तो क्या सॉल्यूशन निकलेगा अशोक गहलोत की और उनकी? अगर एक साथ पटरी नहीं बैठती है चुनाव में, राजस्थान की राजनीति में, तो क्या सचिन पायलट दिल्ली केंद्र का रुख कर पाएंगे? केंद्र का रुख करके केंद्र की राजनीति करेंगे, या वहाँ ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बनेंगे या ना बनेंगे? उनको ऑफर हुई, शायद कहते हैं ना कर दिया उन्होंने, वो इच्छुक नहीं है राजस्थान से बाहर जाने के। तो एक सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता हमने पढ़ी थी बचपन में, मैं तो वही खिलौना लूँगा मचल गया दीना का लाल। तो वो अगर मचल गए कि मुझे तो मुख्यमंत्री बनना है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी सूरत में अशोक गहलोत, जब तक बहुमत में है कांग्रेस, उन्हें मुख्यमंत्री बनने देंगे। तो नहीं बनेंगे तो फिर क्या होगा? ये रास्ता किस तरफ जाएगा सचिन पायलट का? आज वो खिचड़ी गए बड़ी सभा की, इससे पहले शाहपुरा में उन्होंने एक धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया जहाँ काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे, और एक दिन का जो अनशन उन्होंने किया अपनी सरकार के खिलाफ ये मांग करते हुए
हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन्हें आमंत्रित किया था बीजेपी में जाने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि सचिन पायलट के भारतीय जनता पार्टी में जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है, अब बिल्कुल नहीं है। और इसलिए भी नहीं है कि वो कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते, वहाँ लंबी लाइन है चीफ मिनिस्टर बनने वालों की। और गैर संघी व्यक्ति बनेगा तो वो बनेगा जो 10-15 साल वहाँ तपा हुआ है, लाइक राजेंद्र राठौड़ गैर संघी है लेकिन तपे हैं वहाँ पे। तो इसलिए ऐसे पैराशूट की तरह जाके वहाँ पर मुख्यमंत्री बन जाए, बीजेपी में संभव नहीं है। कैडर बेस्ड पार्टी है, एक सोच वाली पार्टी है, सिद्धांत वाली पार्टी है, जय श्री राम वाली पार्टी है। अब उनकी चर्चा चलती है कि वो शायद आम आदमी पार्टी में चले जाएं। आम आदमी पार्टी वालों से उनकी बात हुई, आम आदमी पार्टी वालों को लीडर चाहिए, एक चेहरा चाहिए मुख्यमंत्री का घोषित करने के लिए, ये सब है। लेकिन मेरा आकलन ये कहता है, एक राजनीतिक समीक्षक के रूप में मैं मानता हूँ कि केजरीवाल कभी भी एस्टेब्लिश पॉलिटिकल लीडर को अपनी पार्टी में नहीं लाएंगे। उसे आम आदमी पार्टी बनाए रखने के लिए वो समाज के विविध वर्गों के सोशल नेतृत्व को अपने यहाँ शामिल करेंगे। और ऐसा व्यक्ति जिसकी दिल्ली में पॉलिटिकल पहचान हो, जिसे भारत का मीडिया रिकॉग्नाइज करता हो और जिसका कद कभी भी केजरीवाल से बड़ा हो सकता हो, उसे आम आदमी पार्टी में केजरीवाल कभी शामिल करेंगे, मुझे शक है। जो केजरीवाल की अब तक की प्रवृत्ति रही है उसको देखते मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि सचिन पायलट को आम आदमी पार्टी अपने साथ जोड़ेगी। राजनीति अपरिमित संभावना का खेल है, यहाँ कोई स्थायी दोस्त और स्थायी दुश्मन नहीं होते। हो सकता है कोई गणित बैठ जाए, लेकिन मेरा परसेप्शन ये है कि केजरीवाल का जो सोच है, जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, जो पॉलिटिकल एटीट्यूड और एप्टीट्यूड है, उसके हिसाब से वो सचिन पायलट को साथ लेंगे, इसमें मुझे बहुत शक लगता है। इसके अलावा बीच में बात चली थी कि हनुमान बेनीवाल के साथ किसी रूप में हाथ मिला लें। मुझे नहीं लगता कि ये बेमेल विवाह हो सकता है। हनुमान बेमेल गठबंधन कहना चाहिए, विवाह तो क्षमा करें दोनों नेता मुझे, लेकिन बेमेल गठबंधन हो सकता है क्योंकि पायलट एक सोफिस्टिकेटेड क्लास को बिलोंग करते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई, सोच, बोलने का अंदाज, व्यवहार अलग है और इनका हनुमान बेनीवाल का अलग है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि पायलट के लिए यहाँ भी कोई उम्मीद है। पायलट को जो कुछ करना है वो कांग्रेस में करना है और कांग्रेस को जो कुछ करना है पायलट के साथ लेकर चुनाव की तैयारी करनी है। तो कौन ऊँट किस करवट बैठेगा और पायलट दिल्ली जाने के लिए मना कर देंगे तो राजस्थान में कैसे अकोमोडेट किए जाएंगे, ये अनुत्तरित प्रश्न है हमारे सामने, सियासत के गलियारों में गूंज रहा है। आइए देखते हैं इसका उत्तर कब मिलता है। और आज इस पेनल्टी कॉर्नर कार्यक्रम में मैं एक उड़ती हुई खबर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हर रोज मैं कोई न कोई उड़ती खबर की चर्चा करूंगा जो उड़ती हुई हमारे पास आती है। आज उड़ती हुई खबर आ रही कामा से। कामा भरतपुर में है, जाहिदा कांग्रेस की एमएलए है वहां से, और मेव इलाका है, चौधरी तैयब हुसैन का इलाका है जिनकी बेटी है जाहिदा। और चौधरी तैयब हुसैन सांसद भी रहे, अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो 3 राज्यों की सरकार में मंत्री रहे। पंजाब की कैरो सरकार में मंत्री थे, हरियाणा की सरकार में मंत्री रहे, राजस्थान की सरकार में मंत्री रहे। उनकी बेटी है जाहिदा, वो एमएलए है वहाँ से। वहाँ पर इन दिनों कोटा में जन्मे, कोटा में पार्षद रहे, कोटा से राजनीति करते वसुंधरा के नज़दीकी आदमी अमीन पठान 1.5 साल से सक्रिय है। और 1.5 साल से सक्रिय में वो जी भर के खर्च कर रहे हैं। और कल मंगलवार को 18 तारीख को वे एक बड़ा जलसा कर रहे हैं रोज़ा इफ्तार पार्टी के रूप में। उसमें फिल्म अभिनेता भी आ रहे हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व भी आ रहा है बीजेपी का, और कई सारे लोग जमा हो रहे हैं और कहते हैं कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जगह जगह पोस्टर लगाए गए और हज़ारों की संख्या में लोग रोज़ा इफ्तार आएंगे। आइए देखते हैं अमीन पठान पर एक रिपोर्ट जो हमें कामा से मिली है। आज की उड़ती खबर ये है कि कल भरतपुर के कामा विधानसभा क्षेत्र में एक हाई प्रोफाइल रोजा इफ्तार कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री, जिलाध्यक्ष, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के प्रतिनिधि, फिल्म अभिनेता भी शामिल होंगे। पूरे कामा विधानसभा क्षेत्र में पोस्टर्स लगाए गए हैं जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चुनाव का साल है, कांग्रेस के नेता तो रोजा इफ्तार करते ही हैं,
पर कहीं कहीं भाजपा भी अब ये कार्यक्रम करवाने लगी है। अब आप कहेंगे कि इसमें खास बात क्या है? प्रोग्राम होगा तो पोस्टर भी लगेंगे। तो इसमें खास बात यह है कि कौन रोजा इफ्तार की ये दावत दे रहा है। दावत देने वाले हैं आपकी दुआओं के तलबगार अमीन पठान। ये अमीन पठान है कौन? पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के एकदम खासम खास और कभी ललित मोदी की मेहरबानी से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रहे अमीन पठान रहने वाले तो कोटा के हैं और रोजा इफ्तार पार्टी दे रहे हैं वहां से 400 किलोमीटर दूर कामा विधानसभा क्षेत्र में। आखिर क्यों? तो हम बताते हैं ये राज की बात कि कभी कोटा में पार्षद रहे, वसुंधरा राजे सरकार के समय हज कमेटी के चेयरमैन रहकर राज्य मंत्री का दर्जा हासिल करने वाले और बाद में केंद्र की भाजपा सरकार की मेहरबानी से अजमेर की दरगाह कमेटी के चेयरमैन बने अमीन पठान अब कामा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अमीन पठान पिछले 1.5 साल से कामा विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने वहां क्रिकेट लीग कराई, शानदार कार्यक्रम किया, ट्रॉफी और इनाम देने के लिए फिल्म अभिनेता जोजो और नामी क्रिकेटर भी बुलाए। इस तरह एक बड़ी सभा करके लोगों में अपने प्रति विश्वास पैदा करने की कोशिश की। यही नहीं, उन्होंने किसी बड़े राजनेता की तरह ग्राउंड में घूमकर दर्शकों से हाथ भी मिलाया। अमीन पठान रामनवमी के समारोह में शामिल होते हैं, विभिन्न उद्योगपति समूह और यूनियन के साथ मेल मिलाप बढ़ाते हैं। पिछले 1.5 साल में अमीन पठान ने इस तरह सक्रियता दिखाई है कि मानो वे कामा के ही हों और यहां से चुनाव लड़ने के दावेदार हों। तो ये बात हमने सुनी अमीन पठान की। अब अमीन पठान कल जिस तरह की रोज़ा इफ्तार पार्टी देंगे उससे साफ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वो किस पार्टी से लड़ेंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी ने केवल एक मुस्लिम को टिकट दिया था, यूनुस खान को, सचिन पायलट के सामने टोंक में मुस्लिम वोटों को देखते हुए, और वहाँ भी एस्टेब्लिश हो गया कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिए बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट को। जब पत्रकारों ने पूछा अमीन पठान से तो 1.5 साल पहले जब उन्होंने कदम ताल की वहाँ पर, उन्होंने बताया कि मुझे पार्टी में ऊपर से इशारा हुआ है। अब पार्टी ने 1.5 साल पहले इशारा कर दिया अमीन पठान को और 1.5 साल से अमीन पठान लाखों रुपए लगाकर, यात्राएं करके, बड़ी बड़ी सभाएं करके, क्रिकेट लीग करके ये सब कर रहे हैं। तो क्या भाजपा ने ये मानस बना लिया है कि इस बार मुस्लिम प्रधान सीटों पर मुस्लिमों को टिकट देगी? ये सवाल उठता है अमीन पठान की सक्रियता और सक्रियता के पीछे जो लॉजिक उन्होंने, ये तर्क उन्होंने दिया है उसको देखकर। तो मैंने ये उड़ती खबर आपको इसलिए आज सुनवाई कि ऐसी कई उड़ती हुई खबरें आएंगी। जैसे कि अमीन पठान ने कामा में घोषणा कर दी है, अभी भी वो क्रिकेट एसोसिएशन में है, कि जितने लोग चाहें कामा के मैच देखने के लिए जयपुर, सबकी व्यवस्था करेंगे। हर दिन 3 या 4 मैच जो भी राजस्थान के यहाँ होंगे जयपुर में, वो 100 लोग 200 लोग गाड़ियाँ लगाकर लाएंगे, उन्हें मैच दिखाएंगे, नौजवानों को दिल जीतेंगे और अपनी लॉबी, अपनी टीम, अपने वर्कर्स खड़े करेंगे, उनका दिल जीतेंगे। तो अमीन पठान किसके कहने पर, किसके इशारे पर, किसके संकेत पर मैदान में उतर पड़े हैं? जबकि वहाँ पिछली बार हारे जवाहर सिंह बेगम और मदन मोहन सिंघल जो पहले मंत्री रहे बीजेपी के टिकट पर, और विजय अरोड़ा जो उद्योग जगत से आते हैं, वे बड़े दावेदार हैं बीजेपी टिकट के। इसके बावजूद अमीन पठान 1.5 साल से इन सबको साथ लेकर भी पूरी सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि भाजपा ने कोई मन बना रखा है, कोई संकेत दे रखा है, कोई स्ट्रेटेजी बना रखी है, लेकिन अमीन पठान का चुनाव लड़ने का तरीका, अंदाज, एहसास में दिखाई देता है, महसूस होता है। और इससे जो संकेत मिलते हैं, किसी दिन उन संकेतों का विस्तार से जिक्र करेंगे। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही, लेकिन हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि पेनल्टी कॉर्नर ऐसा कार्यक्रम है जिसमें जनता का फीडबैक, जनता से प्राप्त सूचनाएं, जो आपके इलाके में गतिविधियां हो रही हैं राजनीतिक, कोई नए लोग उभर के सामने आ रहे हैं, पुराने लोग कुछ कर रहे हैं, हारे हुए लोग कर रहे हैं, जीते हुए लोगों ने क्या किया है, हमें आप जानकारी देना चाहें तो इस कार्यक्रम का एक हमने ईमेल आईडी यहाँ देंगे आज आपको, और इस ईमेल आईडी पर आप अपनी सूचनाएं भेजिए, अपने इलाके की जानकारी भेजिए। जरूरी नहीं है कि आप पत्रकार ही हो, आप एक आम आदमी हो
तो भी चैनल जन जन का है, आम आदमी का है, आम दर्शक का है। हर व्यक्ति अपने फीडबैक से, अपनी सूचनाओं से इसे समृद्ध कर सकता है। आज मुझे यहीं इजाज़त दें। नमस्कार।